Morning all and welcome to the Good evening guys. आज की इवनिंग गुड नहीं है क्या? भेदभाव। चलिए, होने दो। हो रहा है तो होने दो। कुछ भेदभाव हमारे लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। ज- जब भेदभाव होता है तो जिसके साथ बुरा होता है ना, सुनो, जब डिस्क्रिमिनेशन होता है और जब किसी के साथ बुरा होता है ना, तो जिसके साथ बुरा होता है ना वो ज्यादा और स्ट्रांग बन के निखरता है। और जिसको फेवर मिलता है ना, वो अल्टीमेटली इन द एंड वीक पड़ता है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मांगो, मानो कि मैं और निखर के आऊंगा। ठीक है ना। हीरा बनने के लिए पहले कोयले की तरह जलना पड़ता है, काला होना पड़ता है, कोयला बन के फिर वो हीरा बनता है। ओके। चलो आओ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वॉज गिवन एज होमवर्क इन एक्सरसाइज नंबर 8.2। आज जो जो लोग खड़े हैं सब अपनी अपनी काउंटिंग कर लेना, किसके कितने रेड कार्ड इशू हो चुके हैं। 3 रेड कार्ड पे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, बताया था ना। मतलब जितनी बार आप खड़े हुए उतने रेड कार्ड। मैं सबसे पूछ रहा हूँ सवाल बेटा। मैंने सबसे सवाल पूछा, किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, इक्वली पूछा। ठीक है। आज आप खड़े नहीं हुए ना। हाँ, तो आप बच गए ना, आपको कल हुए थे। तो एक रेड कार्ड आपके पास है, आपके पास भी एक रेड कार्ड है। आज खड़े हुए, खड़े तो हुए। आप खड़े हुए, एक रेड कार्ड और एक, आप दो हो गए आपके पास, इकट्ठे कर लो। आपके पास एक ही है। आपके पास एक ही। नहीं, एक ही कार्ड है हमारे पास। यस। चलो, सो 2 10 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्रीज। तो 2 × 10 30 डिग्री। बोलो मोनिका, मौका चाहिए था ना आपको। 10 30 डिग्री 1/√3 करेक्ट बेटा। डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है। सॉल्व कर दें। तो 2 × 1/√3 इज 2/√3। और इसको करेंगे तो 1 - 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3। आगे बढ़ो, 2/√3। और आगे बढ़ो, 3 × 1 = 3 -1 ऐसे होगा एलसीएम लेने के बाद। सो इट इज दिस इज इक्वल टू 2/√3 इधर, एंड इधर आ जाओ। अच्छा, सॉल्व कर लिया है। हो सकता है कि कुछ अलग चीज इधर बताई जा रही हो, थोड़ा सा इधर आ जाओ ना। 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इज 2/3। अब देखो, 2/3 है, सॉरी, है ना। अब देखो, या तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व करना कैसे बताया था, अरेंज कर लो। कि जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनको अरेंज न्यूमरेटर में पहुंचा दो, और जो मिडिल टर्म्स है उनको डिनोमिनेटर में पहुंचा दो, या तो ऐसे करके फिर काट लो। और नहीं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर से कटेगा। और ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से कटेगा। तो √3 है तो नीचे 3 है, तो ये √3 टाइम्स कट जाएगा। तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये √3 बन गया। तो ये √3 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में। तो आंसर इज √3। अब √3 ऑप्शन में नहीं है लेकिन। तो हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है अगेन, जिसको हमको चेक करना है कि इनमें से किसकी वैल्यू √3 होती है। सो टेल मी, क्या cos 60 की वैल्यू √3 होती है क्या? कितनी होती है फिर? हम्म 1/2 sin 60 की, tan 60 की, और sin 30 की 1/2। और हमारा आंसर क्या आया, √3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हो गया, नोट हो गया। चलो, अब इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, थर्ड वाला। वो देखो क्या करना है उसमें हमको। इजी है वैसे। sin 2a। अब 2a का मतलब ये है कि जो a एंगल है उसका दुगना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का दुगना, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 60 डिग्री। सपोज करो मैंने कहा एंगल ए बराबर है 30 डिग्री, ये मैंने दे दिया आपको। और मैंने कहा अब साइन ए मत निकालो, साइन 2a निकालो। क्या निकालो, 2a। तो साइन 2a का मतलब ये हो गया कि अब आपको 30 डिग्री पे नहीं निकालना, अब आपको 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री पे निकालना है। तो 2a का मतलब समझ में आया, एंगल का दुगना हो रहा है। ठीक है। और अगर ये 2 हटके यहां लग जाए, यहां से हटके यहां लग जाए, तो उसका मीनिंग कुछ और है। जैसे कि आगे 2 साइन है,
यहां पे ये 2 साइन से पहले लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, साइन ए की वैल्यू का दुगना, इसमें एंगल का दुगना, इसमें एंगल का दुगना करके फिर वैल्यू निकाली जा रही है, उसमें वैल्यू निकाल के फिर दुगना किया जा रहा है। समझ में आया, दोनों का मीनिंग डिफर है, अलग अलग मीनिंग है। अब ये क्या कह रहा है कि एंगल ए कुछ इस प्रकार का एंगल है कि आप उसका दुगना करके साइन की वैल्यू निकालो या वैल्यू निकाल के दुगना करो, दोनों ही चीज बराबर आती है। तो एंगल ए क्या होगा, ऐसा कौन सा एंगल ए होगा जिस पर हम साइन की वैल्यू निकाल के उसका दुगना कर दें, या पहले एंगल का दुगना कर दें फिर साइन की वैल्यू निकालें, दोनों जो पार्टीज हैं वो इक्वल आती हैं। तो ऐसी एंगल ए की वैल्यू कौन सी होगी। तो देखो इसमें अपन ऑप्शनल तरीके से भी चल सकते हैं, और इसमें आपके लेवल पे आपको ऑप्शनल ही चलना है, ठीक है। और जो दूसरा बेसिक तरीका है वो भी बता देते हैं। देखो क्या करेंगे हम इसमें, देखो अगर मैं 0 डिग्री पुटअप करूं एंगल ए को, तो साइन 2a है मेरे पास, क्या है, साइन 2a, और इधर क्या है, 2 साइन a। एक एक एंगल में पुटअप कर रहा हूं, ठीक है। पहला एंगल क्या है बताओ, 0 डिग्री, दूसरा एंगल क्या है, 30 डिग्री, तीसरा एंगल क्या है, 45 डिग्री, एंड चौथा एंगल क्या है, 60 डिग्री। वन बाय वन वी विल पुट दीस एंगल्स। तो साइन 2 × 0 डिग्री हो गया ये बेटा, और इधर क्या हो गया, 2 × साइन 0 डिग्री हो गया। इधर आओ, इधर क्या बनेगा, साइन 2 × 30 डिग्री, और उधर क्या बनेगा, 2 × साइन 30 डिग्री। इधर क्या बनेगा 45 के केस में, साइन 2 × 45 डिग्री, और इधर क्या बनेगा, 2 × साइन 45 डिग्री। इधर क्या बनेगा फिर से बोलो, साइन 2 × 60 डिग्री, और इधर क्या बनेगा, 2 × साइन 60 डिग्री। ये हो गया। अब सबकी वैल्यूज निकालते हैं। तो देखो 2 × 0 डिग्री कितना होगा, 0, 2 × 30 60, 2 × 45 कितना 90, एंड 2 × 60 यानी 120। तो आ जाओ, साइन 0 डिग्री बन गया ये, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ये कितना बन गया साहब, साइन 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये कितना हो गया, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। और ये कितना हो गया, साइन 120 डिग्री, जो विच इज नॉट इवन इन अवर कोर्स, वैसे वो √3/2 होता है, बट ये तो हम सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है। इसको एक बार के लिए बिल्कुल बाहर कर दिया अपने, साइन 120 डिग्री इज नॉट ए। हालांकि इसी साल अपने को एक आगरे सर्कल्स वाले चैप्टर में साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे उस चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री आगे भी अप्लाई होगी, अगले चैप्टर्स में है ना, सर्कल्स वाले चैप्टर्स में अप्लाई होगी, वहां पे अपन साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी निकालेंगे। नहीं हो सकता, वही तो इधर साबित करना है अपने को कि एंगल हर एक एंगल पे नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा होगा कि दुगना करके साइन निकालो या वैल्यू निकाल के दुगना करो, दोनों चीज बराबर आएगी। अब वो 60 पे होगा, 45 पे होगा, 0, वही अपने को यहाँ पे पता करना है। इधर आओ, 2 × साइन 0 डिग्री, तो यानी कि 2 × तो सब में ही है, इनकी वैल्यू का दुगना करना है यहाँ पे, है ना, 2 × 2 × ठीक है, एक बार रुक जाओ। हाँ, साइन 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी कि 1/√3, साइन 45 डिग्री यानी कि 1/साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, और साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2 करें मल्टीप्लाई। 0 डिग्री का, सॉरी 0 डिग्री लिख दिया मैंने, 0 वैल्यू है वहां पे। हाँ, तो 0 का दुगना करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 का दुगना करेंगे 2 से 2 कट के 1 आएगा, ये √2 से √2 कट के क्या आएगा, √2, और ये 2 से 2 कट के क्या आएगा, √3। अब आप देखो कि कौन से केस में ये दोनों वैल्यूज बराबर है। देखो पहले केस में बराबर है, इसमें ये बराबर नहीं है, इसमें ये बराबर नहीं है, और इसमें भी ये बराबर नहीं है। तो 0 डिग्री पे ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो आंसर आ जाता है मेरा 0 डिग्री। बट अब ये तरीका कौन सा है, इस तरीके से हमको ये सवाल एमसीक्यू पैटर्न में आएगा तो ही हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव पैटर्न में आ जाए, ऑप्शंस नहीं गिवन हो, तो क्या करें। तो उसके लिए सुनो ध्यान से, क्या करना है अपने को, देखो इधर, उसके लिए हमको साइन 2a की आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। तो साइन 2a की आइडेंटिटी होती है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, और आरएचएस में क्या है बोलो, 2 sin a। समझ गया, अभी बताते हैं। ये 2 से 2 तो कट गया, अब साइन ए से साइन ए कट सकता है, बट काटेंगे नहीं, क्यों,
क्योंकि हम फैक्टर से फैक्टर तभी काट सकते हैं जब उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती हो। जैसे टू से टू कब काट पाए हम, क्योंकि टू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, टू की वैल्यू टू होती है। पर साइन ए की वैल्यू तो जीरो हो सकती है ना, 0 डिग्री पे होती है ना। अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है तभी हम इसको काट सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, क्या, जीरो से जीरो नहीं कट सकता, यही तो बात है। हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जब भी काटते हैं तो हम सब कुछ काट सकते हैं, लेकिन जीरो से जीरो नहीं काट सकते। जीरो डिवाइडेड बाय जीरो में कभी काटा है आपने? जीरो डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल टू वन, ऐसे सॉल्व किया है? हाँ किया है कभी भी? जीरो से जीरो काट के वन आंसर लिख दिया, किया है अभी तक के मैथमेटिकल करियर में? फ्रैक्शन आया ही नहीं, पहली बात ऐसा सामने है ना जीरो। लेकिन अगर सपोज करो ऐसा आ जाए तो हम ऐसे नहीं कर सकते, जीरो से जीरो नहीं काट सकते। बाकी किसी से कुछ भी काट सकते हैं, जीरो से जीरो नहीं काट सकते। तो इसीलिए मैं साइन ए से साइन ए नहीं काट सकता हूं, क्योंकि हो सकता है साइन ए जीरो हो, तो मैंने तो जीरो से जीरो काट दिया। बेटा ये साइन ए नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, बात तो एक ही है ना। अगर इनमें से उधर ले जाऊं तो वो नीचे चला जाएगा ना, बन गया ना फ्रैक्शन। अब आप साइन ए से साइन ए तभी काट सकते हो जब इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती हो। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो सकती हो तो मैं नहीं काट। जैसे टू से टू क्यों काटा? क्योंकि टू की वैल्यू 100% जीरो नहीं हो सकती। तो किसी कांस्टेंट को काट सकते हैं, ऐसे समझ लो। किसी कांस्टेंट को काट सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो उतनी ही होगी जितनी है। बाकी किसी वेरिएबल क्वांटिटी की वैल्यू हम नहीं काट सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ओके, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो फिर काट नहीं सकते तो क्या करना है? फिर हमको इसको इधर लेके आना है और फैक्टराइज करना है। साइन ए को इधर लेके आओ, तो इधर क्या है मेरे पास? साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। और साइन ए को इधर, ये प्लस में, तो इधर आके माइनस, टर्म पूरी टर्म लेके आनी है ना, इक्वल टू जीरो। अब इसमें से और इसमें से साइन ए कॉमन आ गया, तो साइन ए को कॉमन लिया तो क्या बचा? यहां पे बचा कॉस ए माइनस, और यहां पे क्या बचा? वन। फाइन, इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहां से या तो साइन ए की वैल्यू जीरो, भाई दो फैक्टर्स है ना, या तो ये वाला फैक्टर जीरो है या फिर ये वाला फैक्टर जीरो, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहां से या तो साइन ए की वैल्यू जीरो हो गई, और लगाओ, या फिर कॉस ए माइनस वन की वैल्यू जीरो हो गई, ऐसे करेंगे जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, फैक्टराइज कर देते थे। तो या तो ये फैक्टर जीरो है या फिर ये फैक्टर जीरो है। अगर साइन ए जीरो है तो एंगल ए कितना होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि साइन एंगल ए 0 डिग्री पे ही जीरो होता है। और लगाओ, अगर कॉस ए माइनस वन जीरो है तो कॉस ए कितना हुआ? माइनस वन को उधर भेजा तो वन। और कॉस ए वन कब होता है? वो भी 0 डिग्री पे ही होता है। तो दोनों से एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री निकली, दोनों केसेस से बताओ। बिकॉस ए वन कब होता है? 0 डिग्री पे ही होता है ना। तो इधर से भी एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री निकली, और यहां से भी एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री निकली। हेंस एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री। नोट डाउन करो फटाफट, ये है इसका सब। कॉस ए कुछ भी होता है, हम उसको नहीं काट सकते। तो फिर वो वैल्यू ऑब्वियसली ऐसी देता ना जो आ सकता है। वो वैल्यू ऐसी देगा जो आ सकता है। कॉसेक जीरो नहीं आ सकता तो फिर आगे इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, फिर कुछ और आएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा जब हो ही नहीं सकता? तो बेटा कॉसेक ए में ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो ही नहीं सकती ना, तो फिर कैसे आएगा? साइन ए में और कॉस ए में, ठीक है। बी एक ही जगह बी रख दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? करेक्ट। हाँ पूछो। सर एक ट्राइंगल है और उसका राइट एंगल थीटा है। हम्म। तो सर tan ए की वैल्यू दे रखी है, तो सर आप एक कौन सा वाला एंगल, tan ए की वैल्यू 1/√3 दे रखी है। ठीक है, तो एक कौन सा एंगल को मान, कॉन्स्टेंट एंगल कौन सा मान होना चाहिए? किसी भी एक को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ट्राइंगल है हमारे पास, एंगल सी है हम। कॉस बी। ये एंगल सी कह रहे हो 90 डिग्री। अब आप कह रहे हो कि ए ये मानू या ए ये मानू, कौन सा मानू? सपोज करो मैंने ए ये मान लिया, तो बी ये हो गया। अब आप क्या कह रहे हो, उसके आगे क्या गिवन है, और क्या गिवन है? tan ए की वैल्यू 1/√3। टेन ए की वैल्यू 1/√3, तो टेन ए की वैल्यू अगर 1/√3 है तो ए 30 डिग्री हो गया, क्योंकि टेन 30 1/√3 होता है। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब पूछा क्या है आपसे? कॉस। कॉस बी, यानी कॉस 60 डिग्री। आंसर आ गया 1/2।
अब अगर आप ए को यहां लिख दोगे, बी को यहां लिख दोगे, तो क्या बदलेगा? ये का ये सोल्यूशन होगा ना। 30 डिग्री इधर आ जाएगा, 60 डिग्री ऊपर आ जाएगा। बोलो। अच्छा, आप कह रहे हो अपोजिट एडजेसेंट, वैसे करके दिखाओ। हाँ। अपोजिट एडजेसेंट वैसे करके दिखाओ। चलाओ, लगाओ, सिस्टम लगाओ वापस वही। हाँ, आप कह रहे हो वैसे करके बताओ। ठीक है, तो टेन ए की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो ए को थीटा माना अगर हमने, तो ए के हिसाब से अपोजिट साइड ये, एडजेसेंट साइड ये, और हाइपोटेन्यूस ये। फाइन। आपने क्या कहा? टेन ए बराबर 1/√3। टेन ए का फॉर्मूला बताओ। पर अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या क्या है? बीसी। एडजेसेंट साइड क्या है? एसी। तो बीसी और एसी का रेशियो क्या आ गया? 1/√3। तो बीसी को मान लूंगा मैं 1 के यानी के, और एडजेसेंट को मान लूंगा √3 के टाइम्स मानते हैं ना। इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा साहब आपका 3 और 1 4 यानी 2 के। तीनों साइड्स आ गई। अब क्या पूछा है उसने? एंगल बी पर क्या पूछा है उसने? और कॉस बी। तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बी के हिसाब से बेस क्या होगा, मतलब एंगल बी के हिसाब से देखो। अभी एडजेसेंट साइड ये है यानी बेस ये है, लेकिन वो तो ए के हिसाब से है ना। बी के हिसाब से एडजेसेंट साइड ये होगी। जब आप एंगल ए की जगह बी सोचोगे तो ये अपोजिट बन चुकी है और ये एडजेसेंट बन चुकी है। तो कॉस बी के फॉर्मूला में बेस बीसी को लोगे, बाय हाइपोटेन्यूस ए बी को लोगे। तो बेस क्या है बताओ? के। और ये क्या है? 2 के। के से के कटा 1/2। और डायरेक्ट किया अपन ने इस वाले एक्सरसाइज की तरफ तरीके से किया तो भी 1/2। अब उसने देखो, सारे बच्चे इधर देखो, उसने दे रखा था टेन ए बराबर 1/√3। तो आप ये देखो 1/√3 जो हमने 30 वैल्यूज याद करी है उसमें, टेन वाली सीरीज में कभी ना कभी आया था या नहीं आया था? आया था। अगर आया था तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो एंगल ए बराबर 30 डिग्री। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ 2/√3 दे दूं, तो 2/√3 तो उसमें आया ही नहीं था कहीं। तो अब क्या करोगे? अब एक्सरसाइज 1 के तरीकों से सॉल्व करोगे। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और वो के मान के 10 में 2/√3 कब आया? है ना, मतलब कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो उन स्पेसिफिक वैल्यूज में से नहीं है, तब एक ही ऑप्शन बचता है, ओरिजिनल फॉर्मूला। और अगर स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए तो फिर डायरेक्ट एंगल ए मान लोगे 30 डिग्री, तो बी आ जाएगा 60 डिग्री, फिर टेन भी निकाल लो या कॉस भी, जो भी उसने पूछा। फिर अगर आप ये नहीं कैसे गलत, मतलब गलत इसके अलावा आंसर कैसे आता आप खुद सोचो। अगर मैं ए नीचे रखता तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता? बी ऊपर चला जाता, 30 डिग्री नीचे आ जाता, 60 ऊपर चला जाता। तो भी आप कॉस बी निकालते तो कॉस 60 पे तो निकालते हैं। दोनों ही केसेस में बी तो 60 डिग्री होता, और वो 60 इधर है या इधर, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, एक बार फिर से सोचना ठंडे दिमाग से। ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ना? हाँ जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। हाँ, अब मिहिका का सवाल था ये कहां से आया? तो ये जहां से भी आया, साइन ए बराबर 2 sin ए कॉस ए, वो आपका सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं, मतलब आपका कोर्स का पार्ट है ही नहीं। ये आएगा क्लास 11th की आइडेंटिटी का पार्ट। इसीलिए ये सवाल आपके सब्जेक्टिव पैटर्न में आएगा ही नहीं, आएगा तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही आएगा। आएगा तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, जैसे मैंने पहले बताया एमसीक्यूज में एक एक ऑप्शन रख के देखना है, वैसे ही सॉल्व करना है। डोंट वरी, इट विल नॉट कम इन द सब्जेक्टिव फॉर्मेट। अगले साल आएगा तो ऐसे करना है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, क्या बता अगले साल आप मैथ्स लो ही ना, तो आप इस बात को जानने से वंचित रह जाओ कि ये कैसे होगा, इसलिए मैंने अब इसी साल बता दिया। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट मार्क करो। वैसे इजी है सारे, ये पूरी एक्सरसाइज इजी है। सबसे मेन एक्सरसाइज तो अब थर्ड आएगी। ये पूरी एक्सरसाइज में बस 30 वैल्यूज याद करो, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो 30 वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, उससे कोई नहीं बच सकता। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। इसको सेट कर लो ना, आराम से बैठ जाओ फिर। इसको वापस रखो यहाँ पे। क्या? इसको इसको यहाँ रख दो। उनको प्रॉब्लम हो रही है ना इधर देखने में। हाँ, इधर रख दो, और उसको उठा के इस पे रख दो आराम से, धीरे धीरे। यहाँ पे रखो, छोड़ो, बैठ जाओ।
जिसको यहाँ देखना है वो यहाँ देख लेना, जिसको वहां देखना है वो यहाँ देख, वहां चल जाएगा ना। थोड़ा इधर हो जाओ, चाहे उधर, इधर ही बैठे रहो, चेयर को उधर कर लो। हाँ जी। इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 गिवन है, अभी चल जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। और tan ऑफ a माइनस बी जो है, दैट इज गिवन एज 1/√3। ठीक है, अभी हो जाएगा ब्राइट वो। और आपको a प्लस बी जो एंगल है, a प्लस बी एंगल मत, tan ऑफ a प्लस बी √3 गिवन है, tan ऑफ a माइनस बी 1/√3 गिवन है, जहां पे a और b कोई, a और b दो एंगल्स हैं। नहीं, बराबर क्यों होंगे? ऐसा किसने कहा? a प्लस बी उन दोनों एंगल्स का जोड़। इधर देखो, मान लो एंगल ए है 30 डिग्री, और मान लो एंगल बी है 60 डिग्री, तो 30 + 60 क्या होता है? 90। तो 10 90 नहीं निकाल सकते क्या अपन? भाई इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इसमें? इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज थोड़ी ना। देखो इधर देखो, एंगल ए है, एंगल ए है, एंगल ए है, या एंगल बी है। एंगल ए की वैल्यू बताओ, मान लेते हैं 30 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री। अब मुझे बताओ tan ए क्या होगा? बोलो। या फिर एक काम करो, एक बार के लिए उल्टा मानो, 60 डिग्री ऊपर मान लो और 30 डिग्री नीचे ना। हाँ बताओ, अब tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टा कर दिया मैंने, 60 ऊपर पहुंचा दिया, तो tan ए का मतलब tan 60 कितना होता है? tan 60 √3। tan बी की वैल्यू क्या होगी बताओ? 1/√3 होगी। अब मैंने कहा tan ए प्लस बी बताओ, यानी आप दोनों एंगल को जोड़ के बताओ। तो दोनों एंगल कौन से हैं? 60 30 यानी कि 90। तो tan 90 पूछ रहा हूं मैं, tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब मैंने कहा tan ए माइनस बी भी बताओ। ए माइनस बी मतलब आप एंगल का डिफरेंस करो, 60 और 30 में से, 60 में से 30 गया तो क्या बचा? 30। तो यानी tan 30 बताओ। 1/√3। तो चार पे अपने को चार अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है ना, ये अलग है, ये अलग है, हालांकि ये दोनों सेम आई है इस केस में, मिल सकती है ना। अब इस केस में हमको ये दोनों वैल्यूज गिवन है, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, और tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। आपको पता लगाना है एंगल ए कितना है और एंगल बी कितना है। समझ आया? अब ये ए और बी बराबर थोड़ा ना लिए मैंने, अलग अलग लिए ना। बराबर भी हो सकते हैं, हो सकता है बराबर हो, हमको पता लगाना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। समझ गए? अभी सवाल क्लियर है? ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। tan ऑफ a प्लस बी गिवन है √3, tan ऑफ a माइनस बी गिवन है 1/√3। ये दो चीजें तो ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन में। और आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि ए और बी को जब मैं जोड़ देता हूं, दो एंगल्स को जब मैं जोड़ देता हूं, तो वो जो एंगल बनता है, लेट से वो एक बार के लिए मान लेते हैं वो कि एंगल सी बनता है, वो ए और बी को जोड़ के एक तीसरा एंगल बनता है, उसका नाम रख दिया हमने एंगल सी। तो वो एंगल 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसके बीच में, यानी एक्यूट एंगल है, 0 और 90 के बीच में। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी को जोड़ दिया तो वो 90 को क्रॉस कर गया। ऐसे ए और बी नहीं है मेरे पास, मेरे पास ऐसे ही ए और बी हैं कि उनको जोड़ते हैं तो भी 90 के अंदर अंदर ही रहते हैं वो, और 0 से बड़े रहते हैं। ठीक है, इवन 90 के बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी लगा हुआ है। यहां तो नहीं लगा हुआ इक्वालिटी का साइन, वहां लगा हुआ है। दैट मीन्स 0 से तो बड़े हैं 100%, 90 से छोटे या 90 के बराबर भी हो सकते हैं। मतलब ए और बी का जो जोड़ है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर है। ओके, इस रेंज में हमारे ए प्लस बी का सम आता है। और एक इंफॉर्मेशन और है कि ए बी से बड़ा भी है। ठीक है, तो बताओ ए कितना है और बी कितना है, एंगल ए कितना है, बी कितना है। समझ गए? सवाल समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे हम, ये दोनों इंफॉर्मेशन को हम साइड वाइज यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट राइटिंग। तो क्यों नहीं निकल सकता अभी आप खुद बताओगे, देखो अभी अपन सॉल्व करते हैं, आप खुद कहोगे कि हाँ सर ये नहीं होता, तो शायद ही हम निकाल पाते। ठीक है, हेयर फॉर सम एंगल्स ए एंड बी, फॉर सम एंगल्स ए एंड बी, it is given that it is given that ये इंफॉर्मेशन लिख दो पहले, 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसको कैसे रीड करते हैं किसी को पता है? वैसे ही अगले साल चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5 या 6। इस साइन को कैसे रीड करते हैं? ग्रेटर देन है,
लेस देन और इक्वल टू, छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू। अब शॉर्ट में अपन जल्दीबाजी में बोल देते हैं लेस देन इक्वल टू, लेकिन पूरा अच्छे से बोले तो इसको कैसे रीड करते हैं, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। हाँ पूछ रहे हैं, क्या पूछूं? वैल्यू तो आने दो, अभी तक वैल्यू का अब आएगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से पूछूंगा ना, आने तो दो। हाँ, नहीं पहले नहीं बोल सकता, तो उसको बोलने का तरीका यही है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। एक इंफॉर्मेशन ये, एंड साथ में एक इंफॉर्मेशन और है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ऑल्सो अब जो गिवन है इक्वेशंस उनको करेंगे हम एक्सपैंड। पहली इक्वेशन क्या गिवन है बताओ, टेन ऑफ, बोलो, ए प्लस बी इक्वल टू कितना गिवन है, √3, है ना। एंड दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू वो कितना गिवन है, 1/√3, सामने डालो, ये भी गिवन है। हाँ जी, अब सब बच्चे ध्यान दो, इधर लिखा हुआ है 10, इधर लिखा हुआ है √3। तो आप सोचो 10 की सीरीज में √3 कभी भी आता है क्या? जो स्पेसिफिक एंगल की सीरीज अपन ने याद करी है उसमें 10 की सीरीज में √3 कभी कहीं ना कहीं आता है क्या? आता है तो आप सीधे एंगल लिख सकते हो, और अगर नहीं आता है तो फिर ओरिजिनल तरीका एक्सरसाइज नंबर 1 का, अपोजिट एडजेसेंट फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कल को ऐसा सवाल आ सकता है जिसमें ऐसी वैल्यू आ जाए जो नहीं आता है। ठीक है, दोनों बातें बता दी। अब हमारे केस में तो आ रहा है, कब आता है, कौन कितने डिग्री पे आता है बताओ भाई, 60 डिग्री, बैठो। और आप बताओ 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री, बैठो। आपसे भी पूछते हैं। हाँ जी, हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी, और उधर √3 को अपन 10 की फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी रिटन डाउन एज 10 30 डिग्री, ओ 10 60 डिग्री। √3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 60 डिग्री। एंड सेकेंड इक्वेशन में आओ, टेन ऑफ ए माइनस बी, और 1/√3 को मैं 10 की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 10 30 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। दिख रहा है। हम्म। अब देखो, वैसे तो वैसे तो 10 से 10 कट के ए प्लस बी की वैल्यू 60 है, बट ऐसे काटना नहीं है, मन में काट लो या मन में सोच लो कि 10 से 10 का इफेक्ट खत्म हो गया, और ए प्लस बी एंगल क्या बन गया हमारा, 60 डिग्री। तो आप नेक्स्ट स्टेप में, 10 कोई वैल्यू है क्या बेटा, 10 कोई वैल्यू है क्या? 10 का तो मीनिंग होता है, 10 ए एक वैल्यू है, 10 बी एक वैल्यू है, 10 थीटा एक वैल्यू है, कोई एंगल पे 10 निकालो तो वैल्यू मिलती है। बाकी 10 अपने आप में कोई वैल्यू थोड़ी ना है, किसी एंगल के आगे 10 लगने का मतलब ये नहीं कि उसके आगे कोई वैल्यू लग रही है। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, एक एंगल था उस पर 10 लगाते थे, एक दूसरा एंगल था उस पर भी 10 लगाते थे, दोनों बराबर आते थे, तो ये एंगल 30 डिग्री था तो वो एंगल भी 30 डिग्री होगा ना, ये एंगल 60 डिग्री था तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा ना। इस तरीके से सोचना है। तो ए प्लस बी नामक कोई एंगल था, उस पर 10 लगाते थे, और 60 डिग्री पर भी 10 लगाते थे तो बराबर आता था, दैट मीन्स वो एंगल ए प्लस बी 60 डिग्री था। ओके, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कर देंगे, इंप्लाइज ए प्लस बी की वैल्यू डाल देंगे 60 डिग्री। ऐसे काटना नहीं है, बस 10 इधर भी नहीं लिखना, 10 इधर भी नहीं लिखना, तो अंडरस्टूड हो गया कि यहां से एंगल ए प्लस बी क्या निकल गया, 60 डिग्री। और वहां से क्या हो जाएगा बताओ, ए माइनस बी एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। अब ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो चैप्टर नंबर 3 में हम सॉल्व करके आए हैं, राइट। ए प्लस बी इक्वेशन 1 मान लो, और ए माइनस बी इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, तो बोलो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां से, इक्वेशन 1 में से 2 घटा दूं या इक्वेशन 1 में 2 जोड़ दो, इक्वेशन 1 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
adding equation 1 and equation 2, we get equation 1 प्लस इक्वेशन 2। चलो ऐड करो। तो ऐड करेंगे तो देखो a प्लस ए कितना होता है, a प्लस ए 2a, और प्लस बी माइनस बी कट गया, जीरो भी हो गया, इक्वल टू RHS में आ जाओ, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू 90 डिग्री, तो इट गिव्स मी a की वैल्यू एज 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स व्हाट, 45 डिग्री। यहां तो कोई डाउट? अब ये 45 डिग्री में चाहूं तो इक्वेशन 1 में पुटअप करूं और चाहूं तो इक्वेशन 2 में पुटअप करूं, दोनों से b आ सकता है ना। तो बोलो किस में पुटअप करना चाहोगे, फर्स्ट में पुटअप कर दें, सेकंड में क्यों, खास वजह कुछ? हाँ। सर एक ट्रायंगल सर परपेंडिकुलर वैल्यू दे रहे हैं सर, इस वैल्यू को आप किधर लाओ? एक ट्राइंगल की क्या वैल्यू दे रखी है? परपेंडिकुलर वैल्यू दे रखी यू मीन ऑपोजिट साइड की? हाँ। है सर, उसको आप किधर डाल? उसको तभी डाल सकते हो जब थीटा आप या तो गिवन हो या फिर आप अज्यूम करो। उसने दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आपको अपनी तरफ से एक बार अज्यूम करना पड़ेगा, चाहे इधर अज्यूम करो चाहे उधर अज्यूम करो, उसके हिसाब से फिर उसको अरेंज करो। लेकिन जो आपने अज्यूम कर लिया फिर एट द एंड तक आपको उसी को थीटा मानना है। ठीक है, मान लो उन्होंने दे दिया 10b, तो अब आपकी मर्जी आप एंगल बी किसको मानो, लेकिन एक बार जो आपने एंगल बी मान लिया एंड, हाँ वो एंगल बी वही फिक्स हो जाएगा पूरे सवाल के लिए, और उस एंगल बी के हिसाब से अपोजिट एडजेसेंट भी फिक्स हो जाएगी पूरे सवाल के लिए। ठीक है, क्लियर? नाउ पुटिंग, पुटिंग व्हाट, क्या पुट करूं, डिलीट हो गया तो, हाँ एंगल ए भी लिख सकते हो क्योंकि है तो वो एंगल ही। नाउ पुटिंग, या फिर ए भी लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुटिंग, ए निकाला था ना अपन ने, या बी निकाला था, ए, तो पुटिंग एंगल ए इक्वल टू कितना निकला था, 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 2 डालो भाई, वी गेट इक्वेशन 2। सो व्हाट वाज इक्वेशन 2, बोलो मिहिका? ए माइनस बी इक्वल टू, इक्वेशन 2 पढ़ो ध्यान से, इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो ए की वैल्यू डाल दी हमने 45 डिग्रीज, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्रीज, तो यहां से बी को उधर भेजेंगे, 30 को उधर बुलाएंगे, तो 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज हो जाएगा, तो यहां से एंगल बी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 डिग्रीज। हेंस द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल्स इज, हेंस द वैल्यू ऑफ टू एंगल्स आर, एंगल ए इक्वल टू कितना निकला था, 45 डिग्री, एंड एंगल बी इक्वल टू कितना निकला था, 10 डिग्री। आंसर, आंसर मैच करो। सही है। डन। अब इन दोनों इक्वेशंस का या इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन का पूरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया। एज सच हमको कोई नीड नहीं लगी इसकी और इसकी, राइट? नहीं लगी ना? इसलिए नहीं लगी क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री केवल और केवल एक्यूट एंगल तक ही पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स लास्ट 90 डिग्री तक ही पढ़ रहे हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री को 90 डिग्री के बाद खोल दें आगे भी दूसरे एंगल्स पर भी, तो जो tan की वैल्यू √3 आई है ना 60 डिग्री पे, जो tan की वैल्यू √3 आई है 60 डिग्री पे, ये आगे चल के वापस 240 डिग्री पर भी √3 ही आती है।
बट वो पार्ट एंड पार्सल हो गया जब अपन ने 90 डिग्री को क्रॉस कर दिया। तो उस हिसाब से ए प्लस बी की वैल्यू आप 60 डिग्री के साथ साथ 240 डिग्री भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से ए और बी की वैल्यू भी डिफरेंट आ सकती है। तो उसने ये चीज कवर कर दी कि भैया ए और बी का सम जो है ना आपको 0 से 90 के बीच में लेना है। दैट मीन्स ए और बी का जो सम है आप 60 ही ले सकते हो, 240 नहीं ले सकते हो। देखो, अगर रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल सुना है आपने, देखो इधर, सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, ठीक है। अब ये एंगल जो है, ए पर एक ही एंगल बन रहा है, पर ध्यान से देखो तो एक एंगल और बन रहा है, पीछे वाला एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर मैंने कहा ए बी सी, तो सी ए बी एक एंगल तो ये है, लेकिन सी ए बी पीछे से भी है। तो जरूरी है कि जो एंगल जहां पे बने वहां ट्राइंगल भी बने? ऐसा कोई जरूरी है क्या? एंगल तो बन रहा है ना, ठीक है। अब इस समय ये कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री को केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही जानते हैं, और यूं कहें केवल 90 डिग्री तक ही जानते हैं। उसके बाद की ट्रिग्नोमेट्री हम जानते नहीं, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा। तो अभी के लिए इतना समझो कि जो 30 वैल्यूज अपन ने याद करी हैं, वो अभी तक तो एक एंगल पे एक ही वैल्यू आ रही है। जैसे अगर मैंने कहा 1/2, तो 1/2 कॉस में 60 डिग्री पर ही आएगा बस, उसके बाद नहीं आएगा। मैंने कहा 1/√2, तो 1/√2 कॉस केवल 45 डिग्री पर ही आएगा। मैंने कहा √3/2, तो √3/2 साइन में केवल और केवल 60 डिग्री पर ही आएगा, इसके अलावा नहीं रिपीट होगा। लेकिन 90 डिग्री को क्रॉस कर ले तो यही वैल्यूज बार 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 रिपीट होंगी। कितनी बार रिपीट होंगी पता है? इनफाइनाइट टाइम्स। वापस चक्रा घुमा दो। सपोज करो, ये देखो इधर, ये घूम रहा है, 90 डिग्री पे आया, 180 डिग्री पे आया, 270 डिग्री पे आया, 360 डिग्री चक्कर घूम गया, रुका ही नहीं, वापस चला, 360, 90 और जोड़ दो। तो ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम्स घूमता रहेगा ना। तो इनफाइनाइटली ये वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं। ये सारी चीजें आप नेक्स्ट ईयर्स में सीख जाओगे। तो इसीलिए उसने आपको पहले ही पाबंद कर दिया कि आप इतनी आगे की मत सोचना, आपको आपके एंगल्स केवल और केवल 0 और 90 के बीच के ही सोचना है। दैट मीन्स अगर √3 लिखा हुआ है तो आपको ए प्लस बी को 60 डिग्री सोचना है, आगे नहीं सोचना। ओके। और दूसरी चीज, ए बी से बड़ा है, ये क्यों गिवन है? क्योंकि अगर इधर देखो स्क्रीन पे, टेन 60 डिग्री अगर √3 है, तो 60 डिग्री को आपने 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री में तोड़ा, ए और बी को। क्यों उल्टा क्यों नहीं तोड़ा? 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री पे क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि उसने गिवन है कि ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है मतलब पहला एंगल दूसरा एंगल से बड़ा है। लेकिन अगर मैं ये ना दूं कि ए बी से बड़ा है, तब तो फिर ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू भी 45 हो सकती है ना। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज हो रही है, हमको पता नहीं चल रहा। अब जब क्वेश्चन सेट होता है तो उसमें कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा जो पढ़ता हो इन चीजों पे सवाल ना खड़ा कर दे कि ये भी हो सकता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बाकी जो एवरेज बच्चे हैं, उनको देखनी नहीं होती है, इनका वैसे भी आंसर आ रहा है क्योंकि वो आगे की वैसे भी नहीं सोच रहे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। हमको क्या करना है, केवल और केवल स्टार्टिंग में ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और उसके बाद तो जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं जो हमने किया वही करना है, दैट्स इट। आ जाए ट्रू फॉल्स पे। ठीक है, ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई भी करना है आंसर्स को। क्या हुआ? साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, क्या ये बात ट्रू है क्या? साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होता है, क्या ये बात सच है क्या? सच है। अच्छा सुनो, एंगल इधर देखो, इधर इधर, अरे इधर देखो, एंगल ए को ले लो आप 30 डिग्री, और एंगल बी को ले लो आप 60 डिग्री। अब ये ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60 आप एलएचएस में पुटअप करो। करो करो करो, इधर देखो स्क्रीन पे, ए की वैल्यू क्या पुटअप करो 30, और बी की वैल्यू क्या पुटअप करो 60, और अब आरएचएस में पुटअप करो। साइन 30 प्लस साइन 60, 30 प्लस 60 यानी कि 90, और इधर क्या बनेगा ये साइन 30 प्लस साइन 60। चलो अब वैल्यूज डालो सबकी। तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू, और साइन 60 की वैल्यू। इस वाले पोर्शन को हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, 2 एलसीएम आ गया, 1 + √3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये एलएचएस आरएचएस के बराबर आया? दैट मीन्स एक एग्जाम्पल लिया उसी में बराबर नहीं आया। मान लो किसी एग्जाम्पल में बराबर आ भी जाता है,
किसी ने कहा सर एक काम करो, आप ए की वैल्यू ये लो और बी की वैल्यू, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स उसने सोच के बता दिए और उससे इत्तेफाक से एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया, तो क्या स्टेटमेंट को ट्रू कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू तभी होता है जब वो सबके लिए ट्रू हो, ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो। अगर ए और बी की एक भी वैल्यू के लिए वो ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट फॉल्स ही कहलाएगा। 99 वैल्यूज के लिए वो ट्रू है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी आ गई जिसमें वो स्टेटमेंट एलएचएस आरएचएस को इक्वल नहीं करता है, तो भी स्टेटमेंट फॉल्स ही कहलाएगा। ठीक है, आपने 99 अच्छे काम किए, लेकिन बुरा काम एक भी कर लिया तो हाईलाइट वही होगा। लेके देख लो, 45 45 ले लो बराबर बराबर, तो अभी भी ये 90 बनेगा, 1 आएगा यहाँ पे। और इधर साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और कॉस 45 भी वन, साइन, दोबारा साइन 45 है तो भी 1/√2, 1/√2 1/√2 जोड़ेंगे 2/√2, 2/√2 को काटेंगे √2, जबकि इधर तो 1 आ रहा है। अभी अपन ने बैठे बैठे दो एग्जाम्पल लिए, दोनों में वो बराबर नहीं आ रहा। ओके, समझ आया? सो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि साइन कोई वैल्यू नहीं है, इन्होंने क्या मान लिया कि साइन कोई वैल्यू है। तो जैसे अपन करते हैं ना, ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो इन्होंने ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तब लगता है जब ये एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू नहीं है, इसका एक मीनिंग है। तो मीनिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मैथ्स में, मैथ्स में वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, क्लियर है? समझ आया? तो इसको मैं लिख दूंगा फॉल्स, पर अब जस्टिफाई कैसे करें? द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में सारे बच्चों के लिए ये ओपन क्वेश्चन हो गया। आप ए और बी की कोई सी भी मनचाही वैल्यू ले लो और एलएचएस को आरएचएस से नॉट इक्वल कर दो। टेक एनी ए टेक एनी बी, मर्जी से, जैसे जो अभी मैंने लिया वो भी ले सकते हो। 30 60 जो मिहिका कह रही है बराबर बराबर, 45 45 वो भी ले सकते हो, या कुछ और भी ले सकते हो, ले लो। क्या बराबर आएगी? बराबर नहीं आएगी, और बराबर आ रही है तो वो नहीं लेनी है, क्योंकि आएगी तो कोई इक्के दुक्के पे आएगी, सब पे नहीं आएगी। तो आपको वो वैल्यू लेनी है जिसमें एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आए। हम्म। हाँ, तो एग्जाम्पल ही तो पूछ रहा हूं मैं, अभी क्या दिया मैंने, एग्जाम्पल ही तो दिया ना, ए को 30 लिया बी को 60 लिया, बराबर आई क्या? हाँ, पर कॉस थोड़ा ना, वहां तो साइन ही है ना। और एक्यूट है। हाँ, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है ना। हाँ जी, हो गया अपना अपना एग्जाम्पल, क्या लिया आपने ए और बी? 30 और 60 ले लो, चलो। लेट एंगल ए बी 30 डिग्री एंड एंगल बी बी 60 डिग्री। अब एलएचएस निकालो। नाउ एलएचएस इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है भाई? 1। अब आरएचएस लो। आरएचएस है हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी। तो ए कितना लिया था आपने? 30 डिग्री, और बी कितना लिया था आपने? 60 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। उसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1 + √3 होल डिवाइडेड बाय 2। सो हेयर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। जस्टिफाइड। अच्छा, साइन की जगह कॉस होता तो स्टेटमेंट ट्रू होता है फॉल्स? और टेन होता तो सब में फॉल्स होता? होने का सब में फॉल्स होता क्या? सभी में फॉल्स होता, क्योंकि साइन कोई वैल्यू नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। या इसी तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो का नाम है वो एक तरीके से, ठीक है ना, तो नाम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है।
चलो जी सेकंड, हो गया नोट डाउन। सेकंड पार्ट पे चलें। सेकंड इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। लिखो स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मीनिंग समझ में आया क्या स्टेटमेंट का? ट्रू फॉल्स तो बाद में समझोगे, पहले मीनिंग समझ में आया? क्या अर्थ है स्टेटमेंट का? सर जब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। उल्टा बोल रहे हो, जब थीटा की थीटा की वैल्यू वैल्यू इंक्रीज होती है तो उससे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये है मीनिंग इसका, कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन थीटा इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 बढ़ रहा है एंगल, तो क्या वैल्यू भी बढ़ रही है क्या? 0 पे क्या वैल्यू है? 0। 30 पे क्या हो गई? 1/2 बढ़ गई। उसके बाद आओ 1/√2, और 1/√2 1/2 से बड़ा है या छोटा वो खुद सोचो। बड़ा कैसे पता चला? यस, √2 √2 से कम होता है तो डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा। वेरी गुड। 1/√2 के बाद √3/2। ठीक है, तो चलो इधर आओ। टेबल बनी हुई है ना सबके पास, एक बार जो बुक में टेबल है उस पे सारे बच्चे गौर फरमाओ। हम 6 के 6 रेशियोज के लिए ये स्टेटमेंट याद कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये सवाल साइन के लिए है, लेकिन हो सकता है कल को कॉस के लिए भी आ जाए, कल को टेन के लिए भी आ जाए। तो सारे बच्चे स्क्रीन पे देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में है एंगल्स, 0 से लेकर 90 डिग्री। 0 से 1/2 वैल्यू बढ़ी या घटी? बढ़ी। फिर 1/√2 की वैल्यू बढ़ी या घटी? देखो √2 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो 1.414 से 2 छोटा है, तो अगर फ्रैक्शन छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। √3/2 की वैल्यू निकालेंगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.73। 1.73 का हाफ करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.8, वो इससे बड़ा होगा। और फाइनली इन सबसे बड़ा है 1। तो कुल मिला के साइन की वैल्यू बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो साइन एक एक केस में ये इंक्रीज होगी। ओके, कॉस एक एक केस में बताओ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? जब आप डायरेक्शन ही रिवर्स फॉलो कर रहे हो सर। सिंपल सा लॉजिक है, आपने ही तो कहा भाई कॉस जो है साइन की रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करता है, तो अगर वो इंक्रीज करेगा तो ये ऑब्वियस बात है क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे लिख सकते हैं हम, डिक्रीज। कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, अब इसका सोचो, 0 से 1/√3 ऑब्वियसली बढ़ गया वैल्यू, एक बार के लिए तो बढ़ गई। अब 1/√3 से 1, ये वैल्यू बढ़ी है क्या या घटी है? बढ़ी है। √3 की वैल्यू होती है कितनी? 1.7। तो 1/1.7 है ना, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ये वैल्यू 1 से छोटी है और ये वैल्यू 1 है, तो 1 से छोटी वैल्यू से 1 तक पहुंच गए, यानी वैल्यू बढ़ गई। और 1 से फिर √3 अगेन 1.73, तो अगेन 1 से बढ़ गई वैल्यू। और उसके बाद तो इनफाइनाइट पहुंच गई, मतलब नॉट डिफाइंड को हम एक तरीके से इनफाइनाइट बोल सकते हैं, अनंत तक पहुंच गई। तो ऑब्वियस बात है ये भी क्या हो रही है बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो। इंक्रीज। नहीं, नॉट डिफाइंड एक्चुअली इनफाइनाइट होता है, पर हमारे लेवल पे हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, और चलो नॉट डिफाइंड कुछ भी हो सकता है ना, तो जब कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी जो हो सकता है वो हम नहीं जानते ना, नहीं जानते, तो हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, हम यहां तक पढ़ेंगे। तो यहां तक भी वैल्यू बढ़ी रही है, ऐसे देखिए। जो नहीं जानते, नॉट डिफाइंड कुछ होता ही नहीं है, भूल जाओ। आप यहां तक देखो, √3 तक वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बस बात खत्म। साइन 120 डिग्री √3/2 होगी, कैसे होगी आगे पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी देखो इधर आप। हम्म, बेटा उसने 0 to 90 बोला ना, 0 to 90। अरे हमारे कोर्स में इतना है ना, हमारे कोर्स में 0 to 90 है ना। बात ही खत्म हो गई ना, उसके बाद की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, उसके बाद की बात कर रहे हैं तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री अलग है। ये तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये 5% भी नहीं है, तो उस लेवल पे सोचना ही नहीं है ना। अभी 0 to 90 हमारे कोर्स में जो एंगल्स गिवन है 0 से 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है वो अपने को सोचना है, दैट्स इट। ओके, हाँ जी। आओ, नॉट डिफाइंड को तो काउंट ही नहीं करना है ना। 2 बड़ा है, √2 उससे छोटा है, 2/√3 उससे भी छोटा है,
और 1 इन सबसे छोटा है, तो क्या वैल्यू हो रही है इसकी? डिक्रीज। आप वैल्यू बताओ, पता नहीं तो निकालो, छोटा ही आएगा। मुझे तो पता है इसकी वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट नहीं तो अंदाजन तो पता है। मुझे एक चीज बताओ, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7, 1.7 मान ले। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4 मान ले। अब 2 डिवाइडेड बाय 1.7 करेंगे तो आप बस अंदाजे से सोचो, 1.4 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? छोटा आएगा, क्योंकि 17 बन गया 17, रिमाइंडर बचा 3, 30 बना, अगेन 17 बन गया 17, तो अंदाजन 1.1 आया, और 1.1 से फिर छोटा हो गया, 1 हो गया। ओके, इधर अगेन बढ़ रही है, क्योंकि ये इसकी रिवर्स डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। कॉसेक की सेक रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करता है ना, तो डिक्रीज की रिवर्स डायरेक्शन हमेशा क्या बनेगी? इंक्रीज। और क्योंकि ये आपका कॉट जो है वो 10 की रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करता है, तो 10 अगर इंक्रीज है तो ये भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो इसने तो केवल 2 के लिए पूछा है आपके सवालों में, हमने 6 के 6 के लिए याद कर लिया है। अब आप एक काम करो, अपने नोट्स निकालो, और ये जो टेबल बनाई है उसके आगे हल्का सा मार्क कर दो, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ऑल्टरनेटली चल रहा है। और इसको 6 के 6 के लिए याद रखना है आपको, क्योंकि सवाल किसी का भी उठ के आ सकता है। कहीं पर भी मार्क कर दो छोटा सा, जैसे इधर ही मार्क कर दो, उधर जगह नहीं है तो इधर मार्क कर दो, साइन है इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, ऑल्टरनेटली चल रही है। साइन है इंक्रीज होगा, कॉस है डिक्रीज होगा, टेन है इंक्रीज होगा, कॉस है डिक्रीज होगा, सेक है इंक्रीज होगा, कॉट है डिक्रीज होगा। याद हुआ? आई डी आई डी आई डी आई डी, नहीं 6 बार ही होगा, आई डी आई डी आई डी, आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज। अब आ जाओ सवालों पे, अब तो किसी का भी पूछ लो। तो हमारे पास था सेकंड एंड थर्ड में साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा तो बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट लिख के नीचे लिख दो, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू बिकॉज, the value of sine 0 degree is 0, and it increases as the as theta increases, and it increases as theta increases up to sine 90 degree equal to 1, या अप टू 1 लिखो, अप टू 1 एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। समझ आया क्या स्टेटमेंट लिखा अपन ने? पढ़ो एक बार और बताओ, कोई चीज समझ में नहीं आई तो। हमने लिखा क्योंकि साइन 0 डिग्री तो 0 होता है साहब, और फिर साइन थीटा जो है बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, अप टू बढ़ बढ़ के कहां तक बढ़ता है? तो कहां तक बढ़ता है वो? 1 तक बढ़ता है। और 1 तक कब बढ़ता है? जब फाइनली थीटा 90 पे पहुंच जाता है। तो हमने 0 से जैसे 90 पे थीटा को पहुंचाया, तो वैल्यू 0 से 1 हो गई, तो यानी इंक्रीज हो रही है। डन। ओके, थर्ड वन, थर्ड स्टेटमेंट नोट डाउन करो। नहीं, एक्सरसाइज होने के साथ साथ टाइम होगा आज का। कल का टाइम क्या रखा है सर ने? तो मैं क्या यहाँ पे डांस करवाता हूँ? पेपर है तो मैं भी पढ़ाई करवाता हूँ, पढ़ाई करोगे आगे? तो वही पढ़ना है, मतलब जो आ रहा है वही पढ़ना है। 99% जनसंख्या यही कर रही है बेटा। जो जो 1 2 आ रहा है तो हमको 1 2 ही पढ़ना है, 3 4 आ रहा है तो 3 4 ही पढ़ना है, 4 5 आ रहा है तो 4 5 पढ़ना है, उसको पढ़ना नहीं, उसको रटना कहते हैं। और हिंदुस्तान के 99% बच्चे यही कार्य कर रहे हैं। इस इसी कारण से वो 99% बच्चे डिग्रीज होल्डर्स होने के बावजूद भी बेरोजगार बैठे हैं घर पे, अनएम्प्लॉयड। और अब तो एआई हो रहा गया जो अच्छे अच्छों की जॉब्स ले जाएगा। तो जो 1% बच्चे नहीं करते ना, वही करना है, अगर भीड़ से अलग दिखना है तो, या होना है तो। ठीक है, सब कुएं में कूदेंगे तो हमको नहीं कूदना। हाँ जी। हाँ जी, थर्ड स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिया।
द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो अब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, क्या होती है, डिक्रीज होती है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स because the value of cos 0 degree is 1, the value of cos 0 degree is 1 and it increases की जगह क्या हो जाएगा, decreases, and it decreases as theta increases up to, कहां तक डिक्रीज होते होते कहां तक जाती है इसकी वैल्यू, 0 तक, अप टू 0 एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया थर्ड का स्टेटमेंट, जस्टिफिकेशन, क्योंकि सबका जस्टिफिकेशन भी देना है। स्टेटमेंट 4 पे आ जाए। साइंस की छुट्टी नहीं हुई थी क्या एक 20 वीक में? सर ने छुट्टी करी या आपने छीन ली सर से छुट्टी? सर ने आगे होकर दे दी। मतलब मैं तो फिर सर के कंपैरिजन में बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, क्रूअल हूँ, मतलब हाँ? बुरा हूं। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ वन। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सही है क्या स्टेटमेंट? अब दिख रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हमने छोटा कर रखा है आज, कोई बोल भी नहीं रहती देर से, और बड़ा करें, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है ये, कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होते हैं, चाहे से मर्जी आए जो भी थीटा ले लो। ये बात सही है क्या? ये दोनों बराबर होते हैं केवल एक वैल्यू पे, वो है 45 डिग्री पे। साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/√2 होते हैं सेंटर पे आके, राइट? तो एक वैल्यू पे ये बराबर होते हैं, पर सारी वैल्यू पे ये बराबर नहीं होते। अब यही स्टेटमेंट अभी तो फॉल्स है, लेकिन अगर मैं ऑल की जगह, ऑल वैल्यूज की जगह ए वैल्यू लगा दूं, अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। हाँ, एनी वैल्यू का मतलब तो वही हो गया ना, कोई भी वैल्यू लो सबके लिए बराबर होते हैं। एनी और ऑल में फर्क नहीं होता, एनी और ऑल तो एक ही बात होती है। एनी मतलब कोई भी, टेक एनी, यानी जो मर्जी है वो ले लो। तो थीटा अपन 30 डिग्री डालेंगे तो भी बराबर आ जाए, 60 आ जाए, ऐसा थोड़ी ना है। केवल और केवल 45 पे बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ए वैल्यू ऑफ थीटा, कोई एक वैल्यू ऑफ थीटा पे वो बराबर होंगे, अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, राइट? बट ए वैल्यू की जगह ऑल वैल्यूज आ जाए, एनी वैल्यू आ जाए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो ऐसे रट के नहीं जाना कि सर वो वाला चौथा नंबर का तो ट्रू ही था या फॉल्स ही था, थोड़ा सा बदला आंसर बदल जाएगा, समझ के जाना है। तो अभी के लिए हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, the given statement is false because sin theta is equal to cos theta for only one value of theta, for only one value of theta, that is 45 डिग्री। केवल एक वैल्यू पे ही ये बराबर होते हैं, और वो वैल्यू कौन सी है, 45 डिग्री। उसके अलावा ये कभी बराबर नहीं होते, मतलब 90 तक की बात करें तो। बाकी अगर आगे चले जाएं तो फिर वापस ये बराबर होंगे, 180 डिग्री के अंतराल में घूम के आएंगे, वापस बराबर हो जाएंगे ये, ठीक है। बट उस पे हमको अभी नहीं जाना। हाँ जी, फिफ्थ एंड द लास्ट वन। कर दूं डिलीट? ओके, लास्ट स्टेटमेंट इज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, करेक्ट है क्या? 0 डिग्री पे कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है, करेक्ट है क्या, बोलो। बैठने का मौका दे रहा हूं।
कॉट 0 डिग्री क्या होता है ये पूछ रहा हूं मैं तो। कॉट 0 डिग्री 0 होता है। 2 मिनट भी नहीं बैठना आपको, खड़े ही रहना है। कॉट 0 डिग्री क्या होता है? सर बताओ, सर मैं बता दूंगा। अरे क्या भाई। तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हुआ? ट्रू। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बस इसका तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं है, तो वैल्यू है हमारे पास। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ज्यादा ज्यादा हम ऐसे कह सकते हैं, बिकॉज कॉट 0 डिग्री जो होता है वो कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 0 डिग्री होता है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, और 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। बिकॉज लिख दोगे तो घस जाओगे। डन अप टू हियर। अब तीसरा टॉपिक जो आप देख रहे हो, ये आपके बुक से शायद ओमिटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देख लो एक बार। बट हम इस टॉपिक को इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं। सिखाया था ना sin 30 और cos 60 बराबर है। यही रिलेशन पढ़ना था इस एक्सरसाइज में, जो हम वैसे क्वेश्चंस में तो नहीं कर रहे, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं इसको। तो हम फिर डायरेक्ट चौथे टॉपिक पे चलेंगे, यानी द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा हमारा लास्ट टॉपिक, जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।